हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? समझ में आ रहा है क्लास? उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा, है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो संबंधी कोई जानकारी देना हो या किसी भी तरह का सूचना देना हो तो इस पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं 7903358293। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? उत्तक पढ़ रहे थे। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ बात बोलना है। हमारा मिशन है कि इस 31 दिसंबर तक, यानी कि इस साल के लास्ट तक जो है सब्सक्राइबर जो है इस चैनल का, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी का 1K तक हो जाना चाहिए। कितना तक? 1K। मिशन 1K। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस मिशन 1K में सपोर्ट कीजिएगा, 1K पुराने में। और ये संभव तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट के बिना जो है ये संभव नहीं हो पाएगा। और हमें पूरा विश्वास है आप लोग पर, हमें पूरा विश्वास है कि आप जब सपोर्ट करिएगा, और ऐसे ही 3-4 दिन में बहुत बहुत हमें सपोर्ट मिला भी है। 3-4 दिन में जो है बहुत मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, अप्रोक्स से 60 के प्लस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हम जैसे ही नए साल में प्रवेश करेंगे तो 1K के साथ हम प्रवेश करना चाहते हैं। नए साल यानी कि 2023 में जब प्रवेश करें तो 1K सब्सक्राइबर आना चाहिए। और 1K जब हो जाएगा तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी और पढ़ाने में भी जो है बहुत एक अलग प्रकार का ही आनंद रहेगा, है कि नहीं? तो मिशन 1K में आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को 1K तक पहुंचाइए। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करिएगा, है कि नहीं? और आप लोग सपोर्ट करिए और 1K पुराने में जो है आप मदद कीजिए। हमें विश्वास है कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग करिएगा आप सपोर्ट तो ये निश्चित तौर पे 1K होगा। तो कल की क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तक के बारे में चर्चा कर रहे थे। उत्तक पढ़ रहे हैं। उत्तक बोले तो टिश्यू, और उत्तकों का जो अध्ययन होता है ना, ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। जैसे कि कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता था? तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता था साइटोलॉजी। उसी तरीका से उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक। तो उत्तक के बारे में कल हमने बहुत सारे बिंदु पे चर्चा भी किया था। और उत्तक को जो है पेड़ पौधे के उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल के क्लास में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया था प्लांट टिश्यू के अंतर्गत ही। क्या क्या बताया था? कि कोशिका विभाजन के आधार पर उत्तक को हम कितने भाग में बांट दिए थे? 2 भाग में बांट दिए थे। कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिए थे। 2 भाग कौन कौन था? तो एक विभाज्योतिकी उत्तक था और एक हाँ जटिल उत्तक था। विभाज्योतिकी उत्तक था और एक जटिल उत्तक था। विभाज्योतिकी उत्तक को जो है 3 भाग में बांटकर पढ़े थे, है कि नहीं? कौन कौन? तो पार्श्व विभाज्योतिकी हो गया, शीर्ष विभाज्योतिकी हो गया, अंतर्वेशीय विभाज्योतिकी हो गया। शीर्ष विभाज्योतिकी का काम था पौधे की लंबाई को बढ़ाना, पार्श्व विभाज्योतिकी का काम था पौधे की मोटाई को बढ़ाना, है कि नहीं? इस सब टॉपिक पर जो है कल के बारे में चर्चा कर लिए थे। इसी तरीका से जटिल उत्तक को भी देखे थे। जटिल उत्तक को भी कई भागों में बांट करके देखे थे। एक सरल जटिल था, उसके बाद एक थोड़ा सा स्थायी जटिल था। तो सरल जटिल उत्तक के अंतर्गत जो सरल उत्तक थे उसको मृदु उत्तक के अंतर्गत पढ़े थे। मृदु उत्तक बोले तो वह जो है पेड़ पौधे के कोमल भाग में पाए जाते थे। उसके बाद मृदु उत्तक के बाद ये दृढ़ उत्तक था, वो पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करता था। इस तरीके से जो हम लोग भी पिछले क्लास में बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा कर लिए थे। जाइलम फ्लोएम के बारे में भी देखे थे कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। और ये भी बताए थे कि जाइलम फ्लोएम वैसे उत्तक है जो एक नहीं 3-4 प्रकार के कोशिकाओं से जो है मिलकर के बना है, और उसके कार्य पर भी हम चर्चा कर लिए थे, कि नहीं? तो आज जो है उत्तक के बारे में आगे पढ़ेंगे। और उत्तक के बारे में पेड़ पौधे के जो विभिन्न उत्तक थे उसके बारे में तो देख लिए थे। आज देखेंगे रक्षी उत्तक। रक्षी उत्तक। रक्षी उत्तक बोले तो पेड़ पौधे को जो रक्षा प्रदान करे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो पेड़ पौधे को रक्षा प्रदान करने वाला जो कौन कौन उत्तक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रक्षी उत्तक के अंतर्गत 2 उत्तक आते हैं। एक आते हैं बाहरी त्वचा को रक्षा करने वाला, एक नहीं जो पेड़ पौधे को जो रक्षा करते हैं, एक उत्तक का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है?
एपिडर्मिस एक बाहरी त्वचा होता है और एक कॉर्क होता है। कॉर्क बोले तो छाल। छाल कोई अलग नहीं है, इसी का जो है विस्तृत रूप है। इसके बारे में जब ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये आया कहाँ से। तो ये जो पेड़ पौधे का जो बाहरी भाग होता है ना, जैसे कि कोई भी आम का पौधा ले लीजिए, कटहल का या फिर पीपल का, तो जो छोटा पौधा होता है, जो छोटा पौधा जो अभी अंकुरित होकर के महीना 2 महीना का है और अभी धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, वृक्ष का रूप धारण नहीं लिया है, तो जो छोटा पौधा होता है, जैसे कि ये छोटा पौधा है, जिसका जो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है ना, बाहरी त्वचा जो इसका होता है, वही एपिडर्मिस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। और एपिडर्मिस जो है जड़ में पाया जाता है, पौधे के तना में पाया जाता है और पत्ती में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़, तना और पत्ती, तीनों जगह पर जो है एपिडर्मिस पाया जाता है, बाहरी त्वचा, है कि नहीं। और इसका काम क्या है एपिडर्मिस का? तो एपिडर्मिस का काम है पेड़ पौधों को जो है रक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करना, और जल अवरोधक यानी कि जो है जल को बाहर निकलने से रोकने का कार्य है किसका? एपिडर्मिस का। ठीक। और जड़ में जो है, पेड़ पौधे के जड़ में जो है, जड़ के जो एपिडर्मिस होते हैं, पेड़ पौधे के जड़ में जो पाए जाने वाले जो एपिडर्मिस होते हैं, इसमें रोम पाया जाता है। रोम, जिसको मूल रोम भी कहते हैं। मानकर चलिए ये पौधा था तो इसके जड़ में इस तरह का रोम निकला हुआ रहता है ना, रोम, इसको मूल रोम कहते हैं। और इसका जो एपिडर्मिस होता है ये क्या काम करता है? ये रोम का काम क्या है? तो ये रोम जो है ना जमीन से जल और खनिज लवण, घुलित खनिज लवण। और जाइलम के बारे में तो बताए थे, जाइलम पेड़ पौधे के सारे भाग में पाए जाते हैं। तो जाइलम कहाँ है? जाइलम यहाँ भी उपस्थित है और इसके एपिडर्मिस में भी उपस्थित है। तो यहाँ जो जड़ में जो पाए जाने वाले एपिडर्मिस है, मूल रोम में ये जो है एपिडर्मिस जो सहायता प्रदान करते हैं, किसको सहायता प्रदान करेंगे? तो जाइलम को सहायता प्रदान करेंगे। जाइलम को सहायता प्रदान करते हैं ये एपिडर्मिस, तो किस काम में? तो जल और खनिज लवण को अवशोषित करने में। ठीक। और जो है जड़, तना, पत्ती को तो सुरक्षा प्रदान करता ही है और साथ ही साथ बाहरी आघातों से भी बचाता है और कुछ जीवाणुओं से भी बचाता है, जैसे कि मानकर चलिए बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह के जो है जीवाणु से जो है पेड़ पौधे का बचाव भी प्रदान करता है। कौन? एपिडर्मिस। एक राजस्थान में एक पौधा पाया जाता है, राजस्थान कह लीजिए या मरुस्थलीय इलाका कह लीजिए, मरुस्थल कहना ठीक होगा, मरुस्थल। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है एक वैसे पौधा पाए जाते हैं, वैसे पौधा कंटीले पौधा होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेषकर, जैसे कि मानकर चलिए कैक्टस का पेड़ हो गया या खजूर वगैरह का पेड़ हो गया, वो कंटीला पौधा होता है जो कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाते हैं। और मरुस्थल अपना देश में कहाँ है? तो राजस्थान में विशेष तौर पर जो है मरुस्थल का बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। तो यहाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं ना, तो इसके जो है एपिडर्मिस में, मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे के एपिडर्मिस में एक क्यूटिन नामक एक रसायन पाया जाता है। क्यूटिन नामक जो है रसायन पाया जाता है और वो रसायन क्या करता है? तो जल हानि से जो है मरुस्थलीय पौधों के जो है जल हानि से रक्षा प्रदान करता है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे कि क्यूटिन नामक रसायन किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं? तो क्यूटिन नामक रसायन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे में पाए जाते हैं। क्यूटिन नामक रसायन कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे के एपिडर्मिस में। और इसका काम क्या है? तो ये पौधे को जो है जल हानि से रक्षा प्रदान करता है। ठीक। तो एपिडर्मिस के बारे में जानकारी मिल गया। अब देखते हैं कॉर्क। कॉर्क बोले तो छाल, एपिडर्मिस कॉर्क को देखते हैं। एपिडर्मिस के बाद कॉर्क, छाल। तो ये जो है ना, जैसे कि मानकर चलिए कोई पौधा था, इतना पतला छोटा था, है कि नहीं। तो इसका जो है बाहरी त्वचा कैसा होता है? मुलायम होता है। बाहरी त्वचा कैसा होता है? मुलायम होता है। और जैसे जैसे वो पौधे का आकार बढ़ता है, समय परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे जब समय बीतते जाता है तो ये पौधा में क्या होता है? बाहर में पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक पाया जाता है। पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक। अब पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में क्या बताए थे? तो ये बताए थे कि पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर के पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाने में सहायक करता है। पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक क्या करता है? तो पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक में क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, 2 साल 4 साल 5 साल बाद समय बीतते जाएगा, तो पेड़ पौधे का क्या होगा? आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? मोटाई भी बढ़ेगा। तो मोटाई भी जब बढ़ेगा तो मानकर चलिए इतना मोटा पेड़ पौधा हो गया, इतना मोटा कोई पौधा हो गया, पीपल का पेड़ मानकर चलिए, चाहे आम का ले लीजिए। तो जैसे जैसे पेड़ पौधे का उम्र बीतते जाता है तो यही एपिडर्मिस जो है ना, यही एपिडर्मिस जो है धीरे धीरे क्या होता है? इसका आकार मोटा होते जाता है। एपिडर्मिस का स्वरूप कैसा होता जाता है? मोटा होते जाता है। और यही एपिडर्मिस जो है छाल का निर्माण कर लेता है।
किसका निर्माण कर लेता है? कॉर्क, यानी कि छाल का निर्माण कर लेता है। और इसकी जो कोशिका जो होता है ना, छाल की जो कोशिका होती है, देखे होंगे आप, आम का पौधा ले लीजिए, चाहे पीपल का वृक्ष ले लीजिए, उसका बाहर का जो छाल होता है बहुत मजबूत होता है। तो क्यों मजबूत होता है? क्योंकि वो मृत कोशिका से निर्मित होता है। किस कोशिका से? मृत कोशिका से, है कि नहीं? कॉर्क यानी कि जो छाल जो होता है, और ये छाल आया कहां से? तो पार्श्व विभाज्योतिकी की कोशिका विभाजित करते 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 किसमें बदल गया? कॉर्क में बदल गया, छाल में बदल गया, है कि नहीं? और वह मृत कोशिका से निर्मित होता है, जिसके कारण उसकी जो है मजबूत ज्यादा होता है कि नहीं? और इसका काम क्या है? तो उसका काम भी वही है, पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करना, है कि नहीं? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना और जल अवरोधन को रोकना, यही इसका जो है मुख्य कार्य है। और बैक्टीरिया से रोकना, कवक से रोकना, है कि नहीं? फंग, जो पेड़ पौधे को नुकसान करने वाले जो वैसे जीव है जो उसको नुकसान कर सकते हैं, कवक वगैरह हो गए, उन सब चीजों को जो है कॉर्क क्या करता है? रोकता है। और ये मृत कोशिका का बना हुआ होता है, जिसके कारण ये जो है क्या होता है? मजबूत होता है। कॉर्क के बारे में इतना सारा चीज जान लिए। और कॉर्क में जो है एक चीज और देखेंगे, पेड़ पौधे के छाल में जो है एक सुबेरेन नामक रसायन पाया जाता है। सुबेरेन नाम का क्या पाया जाता है? रसायन पाया जाता है। और ये रसायन जो है, यही रसायन पेड़ पौधे को जो है जल हानि से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जल अवरोधक का कार्य करता है, यानी कि अंदर से जल को बाहर प्रवाहित नहीं होने देता है, और जो है जल अवरोधक का कार्य करता है, और जल हानि से पेड़ पौधे को बचाता है। तो सुबेरेन कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के छाल में पाया जाता है। क्यूटिन कहाँ पाया जाता था? तो क्यूटिन जो है मरुस्थलीय पेड़ पौधे के भाग में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पेड़ पौधे के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, यानी कि बाहरी छाल में पाए जाते हैं। और सुबेरिन कहाँ? तो छाल में, कॉर्क में पाया जाता है। ठीक, कॉर्क के बारे में, इसका उपयोग क्या क्या है व्यापारिक तौर पर देख लेते हैं। कॉर्क का उपयोग क्या क्या है? तो कॉर्क का जो उपयोग है, इसका इस्तेमाल जो होता है ना, बोतल के ढक्कन बनाने में, बोतल के कॉर्क बनाने में, बोतल कॉर्क बनाने में इसका उपयोग होता है कि नहीं? खेल सामग्री बनाने में, खेलने उलने वाला जो वस्तु होता है, खेल सामग्री बनाने में भी जो है पेड़ के छाल का काम होता है, यानी कि खेल सामग्री बनाने में भी कॉर्क का उपयोग होता है। एक व्यापारिक कॉर्क है क्वेकर्स, एक व्यापारिक कॉर्क है क्वेकर्स, क्वेकर्स, ये व्यापारिक कर्क है। क्वेकर्स कैसा कर्क है? व्यापारिक कर्क है। क्वेकर्क कैसा कर्क है? कैसा कर्क है क्वेकर्स? व्यापारिक कर्क है। और ये जो है सुबेर नामक पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सुबेर, सुबेर नामक पौधे से जो है व्यापारिक कॉर्क क्वेकर्स को प्राप्त किया जाता है। किस पौधे से? सुबेर। यहाँ याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम प्रश्न में आते हैं कि क्वेकर्स किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, तो क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, छाल के बारे में इतना देख लिए। ठीक, रक्षी उत्तक अब यहां पर खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं रक्षी उत्तक के बाद। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मिशन 1 के है उसमें सपोर्ट करना है। दिसंबर तक जो है मिशन 1 के कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं वार्षिक वलय को। रक्षी उत्तक खत्म हुआ, वार्षिक वलय ये क्या होता है? वार्षिक वलय बोले तो एनुअल रिंग, वार्षिक वलय, वार्षिक वलय होता है ना, जैसे कि पेड़ पौधे को उम्र पता किया जाता है इसको गिन करके, वार्षिक वलय को गिन करके। आज तक तो हम इतना ही जानते हैं कि पेड़ पौधे को उम्र का पता कैसे होता है, तो वार्षिक वलय के द्वारा, वार्षिक वलय को गिन करके। अब ये होता क्या है, इसको आज हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मान कर के चलिए ये कोई बहुत बड़ा पौधा है, फिगर हमको उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, बात है जो स्पष्ट है। ये मान करके चलिए ये बहुत बड़ा क्या है? पौधा है। ठीक, ये पौधा हो गया, बरगद का पेड़ मान लीजिए, और इसको हमने क्या कर दिया? यहां से काट दिया, यहां से क्या कर दिया? काट दिया। तो जब यहां से जब हम काट दिए, तो इसका अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट जो होगा, अनुप्रस्थ काट यानी कि ऊपर से दिखने वाला, ये कैसा दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा, इसी तरीके का ना दिखेगा। अनुप्रस्थ काट को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मानकर चलिए हम काट दिए हैं इसको, यहाँ से बरगद का पेड़ था, बीचे बीच काट दिए, तो इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर से। ऐसा ही दिखेगा। मान लीजिए ये काटा हुआ है ऊपर से, तो अनुप्रस्थ काट इसका कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा।
तो यहीं पर जो है ना वार्षिक वलय पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है? वार्षिक वलय। तो वार्षिक वलय पाया कैसे जाता है? तो उसको देखते हैं। जब समय परिवर्तन होता है ना, तो वसंत ऋतु और एक होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु साल में एक बार आएंगे, साल में एक बार बसंत ऋतु भी आएंगे और शरद ऋतु भी आएंगे। तो बसंत ऋतु बोले तो ठंडा के महीना में पेड़ पौधे को जल का ज्यादा जरूरी पड़ता है कि नहीं? ठंडा के महीना में, क्योंकि जमीन का जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तो पेड़ पौधे को जो है ठंडा के महीने सॉरी गर्मी के महीना में वाटर लेवल कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है उतना। तो गर्मी के महीना में जो है पेड़ पौधे को जल का ज्यादा जरूरी पड़ता है, और ठंडा के दिनों में पेड़ पौधे को जल की कम जरूरत पड़ती है। तो गर्मी के दिनों में यानी कि बसंत ऋतु के समय में क्या होता है, इसका जो वार्षिक वलय जो बनता है ना, ये वार्षिक वलय जो बना है, रिंग जो बना है, ये जो रिंग जो बना है, और ये साल में एक बार बनता है, साल में एक बार बनता है, याद रखिएगा। तो जो ये रिंग जो बना है ना, इसका जो रंग होता है हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है। और फिर जब शरद ऋतु आएगा तो एक साल बाद जो वो रिंग जो बनेगा ये थोड़ा गहरा रंग का बनेगा, गहरा रंग का। गहरा रंग बोले तो थोड़ा सा डीप कलर में बनेगा, डीप कलर में। तो शरद ऋतु में मानकर चलिए ये रिंग बन गया, अच्छी सॉरी बसंत ऋतु में ये रिंग बन गया ऊपर वाला। और जब अगला ऋतु आया, कौन ऋतु? शरद ऋतु, तो इसमें थोड़ा गहरा रंग का बन गया। ये गहरा रंग हम दिखाने का प्रयास किए हैं, गहरा रंग। और एक बन गया हल्का रंग, फिर बन गया गहरा रंग, फिर आने वाला जो ऋतु में जो बनेगा वो गहरा रंग बनेगा, नहीं हल्का रंग बनेगा, हल्का रंग बनेगा। इधर दिखाते हैं, इसको गौर से समझिए कैसे रिंग बनता है। तो जैसे कि वसंत ऋतु आया, तो वसंत ऋतु में कैसा रंग का बना ये रिंग? हल्का रंग का। हल्का रंग का क्यों बना? क्योंकि पेड़ पौधे को जल की जो है अधिक मात्रा की जरूरत पड़ता है, इसीलिए हल्का रंग। उसके बाद शरद ऋतु में बन गया गहरा रंग का। गहरा रंग क्यों बना? क्योंकि इस टाइम जो है पेड़ पौधे की जल की कम जरूरत पड़ता है, तो गहरा रंग, ये थोड़ा डीप मान लीजिए। फिर बन गया, आगे चल करके आया कौन ऋतु? फिर बसंत ऋतु, तो हल्का रंग, फिर आया शरद ऋतु, तो ये गहरा रंग है कि नहीं? इस तरीका से बनता है, ठीक। तो यही जो है रिंग जो होता है साल में बनते जाता है। समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे पेड़ पौधे की उम्र बढ़ते जाती है तो ये रिंग का निर्माण होते जाता है। और बसंत ऋतु में हल्के रंग का रिंग बनता है और शरद ऋतु में थोड़ा डीप कलर का रिंग बनता है। तो इसी वार्षिक वलय को जो है ना गिन करके जो है किसी पेड़ पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है, क्योंकि साल में एक ही बार ऋतु आएगा, या बसंत ऋतु हो चाहे शरद ऋतु हो, एक साल में एक ही बार ऋतु आएगा, है कि नहीं? और एक साल में एक ही रिंग का निर्माण होता है, एक साल में एक ही रिंग का निर्माण होता है। तो जय गो रिंग बनेगा, मतलब जय गो वलय बनेगा, जितना वलय बना उतना वर्ष का पौधा हो गया, तो है कि नहीं? तो इसी तरीका से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे का जो उम्र जो है एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वलय को गिन करके जो है निकाला जाता है। कहने का मतलब अगर इसमें 10 गो रिंग बना है तो पौधा कितना साल का है? 10 साल का है। 10 से ज्यादा जो रिंग बना है, मान लीजिए 15 बना है, तो पेड़ पौधे कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। 20 रिंग बना है तो पेड़ पौधे कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। इस तरीके से जो है रिंग का निर्माण होता है। और जो समुद्री इलाका जो होता है ना, समुद्री इलाका, वहां पर का मौसम सालों भर सेम रहता है, सालों भर बराबर रहता है। समुद्री क्षेत्र में जो है रिंग नहीं बनता है, तो वहां पर के पेड़ पौधे का उम्र निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर रिंग नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर के मौसम सालों भर बराबर रहते हैं। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहां पर सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, सालों भर ठंडे मौसम रहता है, चाहे जहां भर सालों भर गर्मीय मौसम रहे, है कि नहीं? तो वैसा क्षेत्र जहां पर जो है सालों भर का मौसम समान रहता है, वैसे पेड़ पौधे में रिंग नहीं बनते हैं, वैसे पेड़ पौधे में जो है वार्षिक वलय का निर्माण नहीं होता है। और सामान्यतः जहां पर के जिस स्थान पर जो है मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु आते जाते रहता है, तो इसमें जो है रिंग यानी कि वलय का निर्माण होता है। और इसी वलय को जो गिन करके जो है पेड़ पौधे का उम्र का पता लगाया जा सकता है। जय गो रिंग बनेगा उतना पेड़ पौधे बनेंगे, सॉरी जय गो रिंग बनेगा उतनी उम्र पेड़ पौधे की होगी। ये हो गया। एक टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ये खत्म करेंगे। कोई भी पौधा होता है, कोई भी पौधा या कोई भी वृक्ष कह लीजिए, उससे हमको दो तरह की लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। उससे हमको कितने प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है कोई भी पौधे से? तो दो प्रकार की लकड़ी। एक प्रकार की लकड़ी को कहते हैं सारिल,
सारिल लकड़ी, सारिल, जिसको गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं, सारिल कहते हैं, सारिल या साल, सारिल कह लीजिए, साल कह लीजिए, या एक और होता है इसका नाम ड्यूरामेन, ड्यूरामेन, सारिल, साल या ड्यूरामेन, ठीक। और एक प्रकार की लकड़ी वो होती है जिसको असरा कहते हैं, असरा, असरा या रस कास्ट, रस कास्ट, असरा लकड़ी या रस कास्ट। तो पेड़ पौधे जो जितने भी वृक्ष होते हैं उस समय कितने प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है, 2 प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है, एक सारिल या साल या ड्यूरामेन जो निस्सन होता है ना, गांव देहात में ना सुनने को मिलता है, ये सारिल है तो ये असरा है, तो ये निस्सन होता है, और ये जो असरा लकड़ी होता है ये कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारिल लकड़ी जो होता है ना, इसके सारे कोशिकाएं मृत होता है, सारे के सारे कोशिकाएं कैसा होता है, मृत हो जाता है, सारे कोशिका जो है मृत होता है, ठीक। और इसका जो रंग होता है, सारी लकड़ी का रंग कत्थई रंग का होता है, कत्थई रंग का। शीशम वगैरह का देखे होंगे, शीशम का पेड़ जब बीच से काटा जाता है तो बीच का जो लकड़ी होता है एकदम कत्थई रंग का होता है, उसी को सारिल कहते हैं। उसमें कीटाणु नहीं लगता है, उसमें जो है दियार वगैरह हो गया, जो लकड़ी को खाने वाला जो जीवाणु है, दियार और जो है या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो सारिल लकड़ी में नहीं लगते हैं, और ये जो है बहुत मजबूत होते हैं, इससे जो है फर्नीचर के सामान और बनाए जाते हैं। और ये असरा जो लकड़ी होता है ये कमजोर होता है, असरा लकड़ी क्या होता है, कमजोर होता है, या रस कास्ट कह सकते हैं, ये कमजोर होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होता है ना, कुछ जीवित होता है, कुछ कोशिका क्या होता है, जीवित होता है, और कुछ मृत होता है। कुछ कोशिका क्या रहेगा इस लकड़ी का, जीवित रहेगा, और कुछ कोशिका क्या रहेगा, मृत रहेगा। इसी कारण जो है इसमें कुछ मृत है और कुछ जीवित है, तो ये उतना मजबूत नहीं होता है। और इसी कारण से जो है इस रसकाष्ठ लकड़ी में यानी कि असरा लकड़ी में जो है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, जिसको दियार वगैरह कहते हैं, है कि नहीं। गांव और में देखे होंगे चौकी वगैरह में जो है वो असरा लकड़ी का बना हुआ होता है, कोई भी चौकी हो गया, पलंग हो गया या कुर्सी हो गया, तो उसमें छेद कर देता है जीवाणु। क्यों छेद किया, तो उसकी जो उस लकड़ी की जो कुछ जो मतलब उसकी जो कोशिकाएं हैं, उस लकड़ी की कुछ कोशिकाएं हैं, यानी कि वो जो है उसकी कोशिकाएं जो है जीवित है। और कोशिका के बारे में पढ़े थे, जीवित कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव्य से कोशिका भरा हुआ रहता है। तो जीवाणु जो उसमें कैसे लग जाता है उसको पता चल जाता है सुगंध से, वो सुगंध से पता चल जाता है, अच्छा इसका जो कोशिका है जीवित है। और जीवित कोशिका में तो कोशिका द्रव्य भरा पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इस तरीका के कोशिका द्रव्य में जो है भरे पड़े रहते हैं। तो वही जीवाणु को दुर्गंध से पता चल जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को, से अच्छा ये लकड़ी में जो है कुछ खाने वाला सामान भरा पड़ा है कि नहीं। और उसी के दुर्गंध से सुगंध से जो है असरा लकड़ी तक पहुंचता है, और जीवित कोशिका के कारण उसमें जो है वह लग जाता है और लकड़ी को जो है छेद करके जो है नुकसान पहुंचाता है। और सारे लकड़ी की जो कोशिका जो होती है वो तो सारे के सारे कोशिका मृत होते हैं, तो इसमें तो जो है वो जो जीव को जो है कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए जो है सारी लकड़ी में जो है दियार वगैरह नहीं लगता है। और असरा लकड़ी यानी कि रसकाष्ठ लकड़ी में दियार लग जाते हैं, क्योंकि उसकी कोशिका क्या है, जीवित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होता है। प्लांट टिश्यू को ये क्लास अगर समझ में नहीं आया होगा तो इससे पहला क्लास देखिएगा, उसमें बहुत सारे उत्तर के बारे में चर्चा की है। तो आज ये हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। कल की क्लास को शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू के बारे में अगली क्लास में देखेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या है कि नहीं। संयोजी उत्तक हो गया, उसमें विभिन्न प्रकार के उत्तक है कि नहीं, जोड़ने वाला तो मिलाने वाला, इस तरह के उत्तक है उसमें। तो एनिमल टिश्यू को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों आप लोग से हमारी यही मतलब विनती है कि मिशन 1 के इसमें जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, और दिसंबर तक जो है इस महीना के लास्ट तक मिशन 1 के तक पहुंच जाना है, और जो है आगे पढ़ते चलना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।